नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 14 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो आर्टिकल है वह द हिंदू से संबंधित एक आर्टिकल है। ठीक है, जिसके अंदर कहा गया अभी डज इंडिया नीड पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी यानी इंडिया को क्या है अभी नई जो पॉलिसी है क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं है, उसके बारे में ये जिक्र किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, जिस प्रकार से हम देखते हैं भी हर इस आर्टिकल के अंदर एक अलग परिप्रेक्ष्य से इस बात में बताया गया जिस प्रकार से हम क्या भी जनसंख्या को संकट मानते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा भी जनसंख्या एक संकट नहीं है, कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर वह हमारी एक कुंजी भी हो सकती है। इसके बारे में इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है जो यानी भविष्य के अंदर जिस प्रकार से जो वृद्धों की जनसंख्या भारत के अंदर बढ़ेगी तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी खुशहाली से संबंधित हमें निर्णय लेने की क्या है आवश्यकता है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या कहता है, सबसे पहले जो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा है? संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, यानी यूएन ने ये बात कही है। ठीक है, और साथ ही कहा भी वर्ष 2041 तक भारत की जनसंख्या में लगभग 59% जो लोग हैं वह कार्यरत होंगे और शेष जितनी भी जनसंख्या है वह क्या होगी? आश्रित जनसंख्या होगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं भी 40% जनसंख्या होगी जो युवाओं पर क्या होगी या जो कार्यरत लोग होंगे उन पर क्या होगी? निर्भर होगी। ठीक है, यानी वह किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देगी। ठीक है, अगला कहता है वर्तमान में भारत को परिवार नियोजन की तुलना में परिवार कल्याण की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है भी जो वर्तमान में हम जिस प्रकार से जो परिवार नियोजन की बात करते हैं, यानी हम जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो उसकी बात न करके हमें परिवार के कल्याण की बात करनी चाहिए। कल्याण का मतलब यानी तो हमें जो जनसंख्या है उसके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना चाहिए, उनकी शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए, उनके कौशल विकास के बारे में ध्यान देना चाहिए। यानी हम देखते हैं भी वर्तमान में जैसे 5G जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा भी जिस व्यक्ति के पास उनको उनसे संबंधित कौशल नहीं होगा तो वह क्या होंगे, अभी वर्तमान जो आने वाली अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होंगे, वह पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमें उनके कल्याण पर क्या करना होगा? अग्रसर होना होगा। जैसे हमने देखा है स्वास्थ्य को बढ़ाना, शिक्षा के प्रसार को बढ़ाना, जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको कम करना, तो ऐसे करके हमें परिवार का क्या करना चाहिए? कल्याण करना चाहिए, न कि हमें परिवार नियोजन की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहता है भी वर्तमान में भारत में वृद्ध जनसंख्या बढ़ रही है। भी वर्तमान में हम देखते हैं जिस प्रकार से जो वृद्धों की संख्या है यानी बुजुर्गों की जो संख्या है हमारे भारत में क्या हो रही है? दिनों दिन बढ़ती चल रही है। जबकि जापान में तो बहुत भयंकर स्थिति हो गई है और चीन का भी इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया। भी चीन के अंदर कभी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी जिसके वजह से आज वर्तमान में चीन के अंदर क्या हुआ है भी जो लोगों की तादाद है उसमें बुजुर्ग लोग सबसे अधिक हैं। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़े जिससे उन वृद्ध लोगों की स्वास्थ्य और खुशहाली पर हमें महत्वपूर्ण समस्या बनती जा रही है। ठीक है, तो हमें देखते हैं भी जैसे जैसे वृद्धों की संख्या बढ़ी जाएगी हमारे ऊपर स्वास्थ्य बोझ भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उनके खुशहाली रखना भी, उनके जो अकेलापन है, डिप्रेशन जैसी स्थिति है, उनसे भी हमें दिनों दिन क्या होगा? निपटना होगा। ठीक है, साथ ही साथ किसी भी देश की जनसंख्या का आकार जनसंख्या आकार व जनसंख्या नियंत्रण महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, जबकि जनसंख्या के स्वास्थ्य व कौशल कल्याण महत्वपूर्ण होता है। यानी जनसंख्या अगर आपकी बड़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वह जनसंख्या अगर कौशल नहीं है, अगर वह जनसंख्या शिक्षित नहीं है, ऐसे यानी स्वस्थ नहीं है, तो वह क्या होगी? देश के ऊपर बोझ हो सकती है। मगर वही जनसंख्या अगर संपूर्ण कौशल है, अच्छी साक्षरता दर है, वहाँ पर अच्छी शिक्षा दी गई है, अच्छे कौशल होगी, तो वह क्या करेगी? एक यानी महत्वपूर्ण मानव पूंजी या मानव संसाधन का कार्य करेगी जो कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ठीक है, तो इसलिए महत्व यानी जो जनसंख्या के आकार हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जनसंख्या का स्वास्थ्य है, जनसंख्या किस प्रकार की है उसका हमें जो स्थिति है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य कौशल व कल्याण पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जिससे जनसंख्या का अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होती है। ये हमने बात देख ली। ये जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो हमारी जनसंख्या कौशल होगी, स्वस्थ होगी, ठीक है, नए नए स्किल्स होंगे, तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था को गति होगी, नए कौशल होंगे जिसकी वजह से नए आविष्कार होंगे। ठीक है, हमें
तीव्रता से कोई सर्विस मिल पाएगी, नई नई सर्विसेज का हम यानी यूज़ कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम नए नए उद्योग लगा पाएंगे, विश्व को हम अधिक मात्रा में निर्यात कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें जो इसके और समय हम कह सकते हैं जो ऊर्जा की ज़रूरत हमारी अधिक बढ़ेगी, जिससे हम नई नई नवीनीकरण ऊर्जा उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ना या जनसंख्या का आरवली में महत्वपूर्ण नहीं है, उनका कौशल होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे इसके अंदर एग्जाम्पल ये भी, चीन द्वारा अपनाए गए कठोर कानूनों से हमें क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी। तो चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे कठोर कानून अपनाए थे, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान के अंदर हम देखते हैं भी चीन है, चीन के अंदर जो वृद्ध लोगों की जनसंख्या वह क्या हुई है, बढ़ गई है। ठीक है, साथ ही साथ अगर चीन ने उस समय अपनी साक्षरता पर, शिक्षा पर और कौशल इत्यादि पर खर्च न करता, तो वो जो वर्तमान स्थिति है वह और भी ज़्यादा भयावह हो सकती थी। ठीक है, इसलिए हमें चीन की जो नीति है उससे क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। आगे क्या कहता है, वर्तमान में भारत में 12% लोग वृद्ध जनसंख्या का हिस्सा है वर्तमान में, जबकि कहा गया भी वर्ष 2050 तक क्या होगा, भी भारत में से हर 5वां व्यक्ति भारत में वृद्ध होगा। तो हम कह सकते हैं कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ कह सकते हैं भी इसके, इसलिए भारत को वर्तमान युवा में निवेश करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वर्तमान में अभी युवा हैं जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच में है, तो वही आयु भविष्य में जाकर क्या होगी, वृद्ध होगी। तो अभी हमें उनके कौशल पर, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर खर्च करना या निवेश करने की क्या है, आवश्यकता है, ताकि भविष्य के अंदर हमें वह अर्थव्यवस्था के अंदर हमारी सहायता कर पाए। ठीक है, अर्थव्यवस्था को गति करने में हमारी महत्वपूर्ण योगदान भी दे पाए। ठीक है, साथ ही साथ ये हमने देख लिया भी भविष्य के अंदर योगदान दे पाए, और जो बच्चों के कौशल व स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो वर्तमान में जो बच्चे हैं उनके कौशल और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमें जो रोजगार दर है उसको भी हमें क्या करना पड़ा, बढ़ाना होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें राज्यों की जनसंख्या का, जैसे भारत में क्या भी राज्यों की जनसंख्या का वितरण हमारे पास एक समान नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या है। ठीक है, काफ़ी जो अन्य राज्य हैं जैसे हम देखते हैं उन पे जनसंख्या का नियंत्रण, जो जनसंख्या का वितरण है वह कम है। तो इस प्रकार से जो राज्यों के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है वह भी क्या हमारा समान नहीं है। तो इसलिए हमें जो राज्यों को भी साथ लेकर कार्य करना होगा, यानी नीति का विकास है या जो हमें योजनाएं बनानी होगी उनके अंदर राज्यों का सहयोग भी हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, भारत में वर्तमान में जो जनसंख्या नीति ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी भारत में जो वर्तमान में जो नीति बनाई गई है वह बहुत अच्छी नीति है। ठीक है, उसी पर हमें क्या करना चाहिए, आगे काम करना चाहिए, उसी के अंदर ध्यान केंद्रित करके हमें लोगों के कल्याण व स्वास्थ्य को तय करना चाहिए। हमें किसी नई नीति की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसी नीति में हम आवश्यक संशोधन कर करके यानी जनसंख्या के जो कौशल पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। दैनिक जागरण में आज काफ़ी आर्टिकल्स हैं और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं सारे के सारे। इसमें जो पहला आर्टिकल है वह कहता है भी पुरानी गलती से सुधरने का समय। ये गलती कौन सी थी, गलती इसके अंदर क्या है भी, जो वर्ष 2004 में एक रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य क्या था भी, जो धर्मांतरण करके, अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर जो कई लोगों ने धर्मांतरण करके अन्य धर्म को अपनाया था, जिसकी वजह से क्या वह अनुसूचित जाति में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए, इसके प्रति सलाह देने का कार्य किया गया था, यानी उनको कार्य सौंपा गया था। साथ ही साथ अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो पूर्व न्यायाधीश थे जस्टिस के.जी. बालकृष्ण को इस एक अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसका कार्य भी यही है, जिन्होंने धर्मांतरण करके अन्य धर्म अपना लिया, क्या उनको अनुसूचित जाति में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उनके बारे में यानी हमें अनुशंसा देनी है। साथ ही साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 ए है के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्या देता है, ये अधिकार देता है कि वह राज्यपालों के साथ सलाह करके कौन सी जातियों को यानी हम कह सकते हैं भी इस सूची में, यानी एक सूची में जो शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उससे संबंधित है विचार करना चाहिए। और यह जो सूची के अंदर जो जातियां होंगी उसको लोकसभा, विधानसभा, सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों पर क्या किया जाएगा, उन्हें एक कह सकते हैं भी उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। ठीक
ठीक है। साथ ही साथ कहा गया है भी इसके अंदर जो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, उस ये इस जो है सॉरी इसके में ना जो कुछ संशोधन किए गए थे। सबसे पहला संशोधन 1950 में किया गया था, फिर उसमें संशोधन किया गया था 1956 में संशोधन किया गया था, और फिर 1990 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया था। इन संशोधन के माध्यम से कई जातियों को इस सूची के अंदर क्या गया था, डाला गया था। ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत सिख है, बौद्ध और जैन हिंदू को भाग भी बनाया गया था। ठीक है। इसमें तर्क यह दिया जाता है कि अनुच्छेद 341 में भी यह मजहब का उल्लेख नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 1950, 1956 और 1990 के आदेश संविधान के जो मूल अधिकारों में दिए गए समानता के अधिकार, कौन सा, अनुच्छेद 14 के अंदर जो समानता का अधिकार दिए गए, साथ ही साथ जाति, पंथ, रंग और भाषा के आधार पर कौन सा है, 15 अनुच्छेद, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 25 का क्या करता है, उल्लंघन करता है। यानी जो संविधान के जो संशोधन किए गए थे, ये किसके उल्लंघन हमारे करते हैं, कौन कौन से, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 का। ठीक है। इस आधार पर वर्ष 2004 में किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी भी राष्ट्रपति के जो आदेश है ये कहीं के उल्लंघन है। ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2004 में ये कौन से, रंगनाथ की मिश्र के आयोग में एक अनुसूची आयोग का गठन किया गया था, और उसने किसी न किसी इस याचिका का कहीं ना कहीं समर्थन किया था भी जो राष्ट्रपति द्वारा ये जो निर्णय लिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, संविधान का उल्लंघन है। ठीक है। आगे इसके अंदर कहा गया भी जो जिस प्रकार से संविधान सभा का इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें कहा भी जो संविधान सभा में जो वाई एम मुनुस्वामी थे, उन्होंने कहा था भी 80 सूची में वही लोग रहेंगे केवल जो हिंदू धर्म को मानने वाले रहेंगे, या हिंदू धर्म छोड़कर अगर इस्लाम या ईसाई धर्म में कर यानी अपना लेते हैं तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। संविधान सभा में इस पर भी सहमति जताई थी। ठीक है। साथ ही साथ अब वर्तमान में जो केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस KY बालकृष्ण की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया है, वह क्या करेगा, इसकी नई सिरे से क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है। साथ ही साथ यह भी भारतीय संविधान में जो SC सूची में किसी चुनिंदा धर्म तक सीमित नहीं रहेगा। यानी जो कहीं भी इसमें कहा गया भी जो हमारा जो ये संशोधन है इस प्रकार का जो SC है, यानी जो शेड्यूल कास्ट है, वह किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर आगे कहा गया है भारत द्वारा जो तैयार किए गए अनुसूचित जाति जो अध्ययन है, वह कहीं न कहीं भारतीय सरकार अनुसूचित जाति आदेश 1936 के तहत किया गया था, और यह आदेश हमने देखा भी जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, और ये इस आदेश के अंदर किसी जाति विशेष यानी जाति विशेष को आधार नहीं बनाया गया था, और ये इसी आधार पर भी हम कह सकते हैं क्योंकि जो अंग्रेजों ने बनाया था, कहीं न कहीं ये आदेश था फूट डालो राजनीति करो की जो नीति करो की नीति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ठीक है। इसके लिए वह उन्होंने किसी सामूहिक कल्याण की बात इसके अंदर नहीं देखी जाती है। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया भी जो दलित सिख जाति को SC सूची में शामिल करने का प्रावधान 1950 के आदेश में ही किया गया था, न कि 1956 के संशोधन आदेश में। और कहीं ना कहीं ये जो आदेश दिया गया था, हम देखते हैं भी जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, बनाया गया था, तो उसके जो कह सकते हैं भी एक प्रकार से जो असक्षमता फैली हुई थी या उसका जो विडंबना फैली हुई थी, जिसकी वजह से क्या था भी उसको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था जिसमें हम कह सकते हैं भी किस प्रकार से जो नया जो अध्यक्ष वाले जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक नया आयोग का गठन किया गया है, तो इसकी पृष्ठभूमि से संबंधित एक ये आर्टिकल था। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है भी जो अभी हम देखते हैं भी जो इस समय में आके जो पराली की जो समस्या है वह हर समय में क्या होता है बढ़ती चली जाती है या समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे देखते हैं भी पंजाब हरियाणा के अन्य कुछ राज्य हैं जहाँ पर जो पराली है उसको जलाया जाता है। पराली क्या होता है, जो धान को निकालने के बाद जो अवशेष बचता है, जो कचरा बचता है, ठीक है, उसको हम पराली कहते हैं। ठीक है। उसको क्या जलाने के कारण क्या होता है भी जो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की मात्रा है वह बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर कहा गया भी जो साथ साथ इस आर्टिकल के अंदर ये कहा भी ठीक है, ये एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है भी कहीं न कहीं जो पराली जलाना एक प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है, मगर इसके अलावा भी जो निर्माण के जो कार्य हैं, ठीक है, उसके कारण भी हमें जो वायु प्रदूषण है फैलता है। साथ ही साथ वाहनों का जो धुआं है उसके माध्यम से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है उसके माध्यम से भी वायु प्रदूषण क्या होता है, प्रभावित होता है। हमें पराली के साथ साथ इन कार्यों को भी हमें क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा। साथ ही साथ जो शहरों के अंदर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको भी हमें क्या करना होगा, नियंत्रित
करना होगा, जिसके कारण जो वायु प्रदूषण के अन्य कारकों के निवारण होगा। तब जब जो शहर का जो आधारभूत ढांचा है उसका भी हमें क्या करना होगा, उस पर भी विशेष ध्यान देना होगा, ताकि जो अन्य जो कारण है वायु प्रदूषण के उनको भी क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। बस इसके अंदर जो वायु प्रदूषण के अंदर जो वायु जो प्रणाली के अलावा भी जो अन्य कारण थे उनके बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है उसका हम काफी दिन से चर्चा चल रही है, रूस एवं यूक्रेन पर गहराती आकांक्षा भी। जिस प्रकार से हम देखते हैं अभी दोनों ही देशों के अंदर युद्ध जो फैला, युद्ध के जो संघर्ष है वह दिनों दिन क्या होता है और ज़्यादा गहरा होता जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है अभी भारत ने अभी हाल ही के अंदर जो रूस के खिलाफ वोट किया है, और ये जो पहली बार नहीं, ये दूसरी बार उन्होंने यानी रूस का क्या किया है, कहीं न कहीं असमर्थन किया है, यानी समर्थन नहीं किया है उनका। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसी के बीच में लिखा गया भी रूस हमारा कहीं न कहीं घनिष्ठ मित्र है, उसके आधार पर कहीं न कहीं हम जो शांति है उसको भी बनाए रखना हमारी क्या है, प्राथमिकता है। ठीक है, इसलिए पिछले साल अगस्त के अंदर जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की को जो संयुक्त राष्ट्र परिषद के अंदर जो भाषण देना था उसके विरोध में एक प्रस्ताव लाया गया था, उसी के विरोध में भारत ने भी रूस के खिलाफ क्या किया था, वोट किया था। रूस और भारत के बीच में घनिष्ठ संबंध है और यह बात है सारी दुनिया जानती है। और कोविड महामारी के बाद रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन जी हैं उनका भारत का दौरा भी इस बात का संकेत है। साथ ही साथ अमेरिका ने भी भारत के ऊपर इस बात का दबाव बनाया था भी वह रूस का क्या करे, विरोध करे, मगर भारत ने स्पष्टतः अपनी विदेश नीति को परिचित करते हुए कहा भी भारत किसी भी बात यानी रूस का विरोध नहीं करेगा। ठीक है, साथ ही साथ रूस की जो यूक्रेन है, जिस प्रकार से हम देखते हैं अभी जो यूक्रेन का जो नाटो है, अमेरिका है, वह परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी सहयोग करता है, जिसकी वजह से क्या है, युद्ध ये और अधिक खींचा चला जाता है। ठीक है, यानी इसका समाधान नहीं होता। अगर यानी अमेरिका और नाटो अगर यूक्रेन का सहयोग नहीं करते तो युद्ध ये शायद इतना लंबा नहीं चलता। ठीक है, साथ ही साथ कहा भी अगले महीने इंडोनेशिया के जो बाली के अंदर जो G20 जो सम्मेलन होने वाला है उसकी बैठक में होने वाली है, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोका जो विडोडो पहले भी रूस यूक्रेन की संधि वार्ता के लिए न्योता दे चुके हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नोटा के देश जो जो नाटो के दो देश हैं, यदि भारत की अगुवाई में रूस के समक्ष संधि प्रस्ताव रखते हैं तो ये रूस संधि वार्ता में संभव होगा। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो भारत की जो भूमिका है और ज़्यादा क्या होती है, महत्वपूर्ण हुई है। ठीक है, तो देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है भी, जो उपकरण सुधारने की व्यवस्था। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं भी आज क्या है, हम कह सकते हैं विश्व ई वेस्ट दिवस है। तो इसके तौर पर ये आर्टिकल लिखा गया है अभी, जिस प्रकार से जो हमारे जो ई वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है अभी, कितना हमारे लिए प्रदूषण यानी पर्यावरण के अंदर उसका क्या है, नुकसान है। तो ये आर्टिकल इस प्रकार से लिखा गया अभी, वर्तमान में जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तो हमारी जो कहीं के जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का है वह हमारी जीवन रेखा के क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। वर्तमान में हम देखते हैं जितने भी हम हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे वह कार है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, या अन्य कितने भी प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसके अंदर 5 या 10 साल के बाद वह क्या हो जाते हैं, उपयोग हेतु नहीं रहते हैं, तो वह कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, ई कचरे का हिस्सा बन जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं भी 5 या 6 साल बाद उसका उपयोग करने के बाद उसके रिपेयरिंग पर जितना खर्चा आता है उससे कहीं ज़्यादा नहीं सस्ता हमारे लिए क्या पड़ता है, नया फ़ोन या नया लैपटॉप लेना हमारे लिए क्या पड़ता है, सुविधाजनक पड़ता है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो पुरानी चीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही खुले में या कहीं पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भी जो ई कचरा है वह क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो कहा गया भाई, जो अमेरिका जैसे देश है अभी हाल ही के अंदर वह क्या राइट टू रिपेयरिंग का क्या लेके आ रहे हैं, प्रावधान लेके आने, जिसकी वजह से क्या होगा भी, जो उपभोक्ता होगा, जो माल खरीदता है, उसको इस बात की जानकारी दी जाएगी भी जो कंपनियां हैं वह किस प्रकार से उस मोबाइल का क्या करती है, निर्माण करती है, जिससे क्या होगा भी वह उसका रिपेयरिंग का जो खर्च है वह क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ एक जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, वह स्वयं भी उसका रिपेयरिंग करने में क्या होगा, सहायक होगा। या फिर जो अन्य जो दुकानदार है, जो क्या कह सकते हैं अभी हम हमारे जो गली मोहल्ले के जो कोनों पर दुकान होती है उनमें भी कौशल की क्या होगी, अधिक वृद्धि होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिस मोबाइल को हमें ऐसे फेंकना पड़ता है उसका हम क्या करेंगे, सस्ते दर पर हम उसको रिपेयरिंग करा के दोबारा उसका क्या कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया जो ब्रिटेन भी कानून बनाकर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राइट टू रिपेयरिंग के अंदर क्या कर रहा है, शामिल कर रहा है। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन ने राइट टू रिपेयरिंग की वजह से हर ब्रांड को लगभग 10 साल तक के जो प्रोटेक्ट से जोड़ने का कॉम्पैक्ट सैलरी का सप्लाई किया है, यानी किसी न किसी कह सकते हैं भी जो
यूरोपीय यूनियन ने कहा भी आप 10 साल तक उस कंपनी का क्या है भी आप उसके स्पेयर पार्ट क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो भारत का एक जगह क्या गया भी जो भारत अभी हाल ही में के अंदर जो उपभोक्ता अधिकार व पर्यावरण जो समाधान के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार एक राइट टू रिपेयरिंग के संबंध में एक कानून लेके आ रहा है, जो क्या करेगा जो कंपनी है उनको उसके जो यानी जो किस प्रकार से उस मोबाइल को बनाया गया है उससे जुड़ी जो जानकारी है वह ग्राहकों के साथ क्या करेगा साझा करना उसके लिए क्या हो जाएगा अनिवार्य हो जाएगा। तो इससे क्या होगा भी अगर वह इस प्रकार की जो जानकारियाँ साझा करेगा जिसकी वजह से क्या होगा भी उसको भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें उसका जो रिपेयरिंग करवाना है या उसका जो हम कह सकते हैं भी उसका सुधार कराना हमारे लिए क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ जिस प्रकार के जो हम कह सकते हैं जो गली को जो गली मोहल्ले के जो कोनों पर जो दुकान होती है उनके कौशल में भी विकास होगा और वह कहीं ना कहीं जो असंगठित क्षेत्र होता है उसका जो कार्यबल है उसकी भी हम पहचान कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा खर्च है वह भी क्या होगा और यह जो कार्बन फुटप्रिंट होता है उसके वे भी यानी कम करने में क्या करो हमारा मददगार होगा। साथ ही साथ जो ई डिवाइस को रिपेयरिंग व सुविधाजनक व लागत सक्षम होने में भी सीधा असर ई कचरे की कमी के रूप में भी सामने आएगा। यानी अगर हम वह मोबाइल या लैपटॉप दोबारा यूज़ के काबिल बना लेते हैं तो वह हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या होगा जो ई कचरा होगा उससे निपटने में भी हमारी क्या करेगा मदद करेगा। ठीक है, इसी से संबंधित एक ये आर्टिकल था क्योंकि आज हमारा ई वेस्ट दिवस है इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था क्योंकि अभी इसका जो जो समिति बनाई गई है वह इस पर क्या कर रही है मसौदा तैयार कर रही है। तो वह जो मसौदा तैयार करने के बाद कहीं न कहीं जो ई वेस्टेज है उसकी जो समस्या है उससे हमें निजात मिल सकता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है जिसके अंदर क्या है जो वित्तीय प्रणाली में अब ई रुपये का दशक। जो ई रूपी क्या है ई रूपी क्या है भी भारतीय जो रिजर्व बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई एक डिजिटल करेंसी है जिसको हमने कुछ ही दिनों पहले हमारे जो न्यूज़ एडिट जो न्यूज़ रिवीजन का वीडियो था उसके अंदर हमने क्या किया था इसका डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो बिटकॉइन है उसी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाई है उसका नाम क्या है ई रूपी। ठीक है, तो इसके अंदर जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुद कहा गया है भी जो डिजिटल जो मुद्रा है वह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को और किस प्रकार से हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो भौतिक मुद्रा होती है हमारी जिसको हम कागजी मुद्रा बोलते हैं या फिजिकल करेंसी बोलते हैं उसका क्या हमें क्या करना पड़ता है भी उसको हमें अपने साथ रखना पड़ता है या हमें वॉलेट में डालकर अपने पैसे हमारे पास रखने पड़ते हैं। जबकि जब डिजिटल मुद्रा होती है उसका कुछ इस प्रकार से नहीं है उसका हम क्या करते हैं भी हम कहीं न कहीं उसको हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में उसको एक वॉलेट के अंदर सेव रखते हैं और उसी का हम आंकड़ों के आधार पर ट्रांजैक्शन किया जाता है। यानी जिस प्रकार से हमारे पास फिजिकल रूप में नहीं होती जो मुद्रा होती है वह किस आंकड़ों के आधार पर होती है जिसको हम अपने मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से क्या कर सकते हैं यानी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं अभी जो वर्ष 2017 के अंदर यानी हमारी जो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट कार्ड थे डेबिट कार्ड थे या चेक ड्राफ्ट से मोबाइलों के इत्यादि से ही केवल और केवल के जो हिस्सा था जो ऑनलाइन डिजिटल जो पेमेंट होती थी उसका जो हिस्सा था वह कितना केवल और केवल 12% था। ठीक है, मगर जो अगर 2021-22 की अगर हम बात करें तो यह लगभग कितना बढ़कर ये कितना हो गया है लगभग 2550 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई है। तो हम देखते हैं तो कितना अधिक इसके अंदर क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है। साथ ही हाल ही में जो आज ही की जो न्यूज़ है जिसके अंदर IMF ने भी कहीं न कहीं हमारी जो ये जो डिजिटल जो मार्केट या कह सकते हैं जो डिजिटल करेंसी है या जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसका क्या किया तारीफ की है। ठीक है, और जो आगे इसके अंदर कहा गया है कि भारत लगभग जो डिजिटल जो कह सकते हैं डिजिटल जो पेमेंट है उसके स्थान पर सबसे अग्रणी देशों में से है और हमारे बाद में जो भारत के बाद में चीन का स्थान होता है उसने लगभग जो ट्रांजैक्शन किए वह कितनी की है 1570 करोड़ की है। उसके बाद में जो आता है जो दक्षिण कोरिया है जो कि टेक्नोलॉजी के तौर पर इतना आगे है उसमें भी कितनी लगभग 606 करोड़ की राशि हुई है। और जो अगर अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका इस सूची में 9वें स्थान पर आता है। ठीक है, मगर भारत इसके दर में अग्रणी स्थान पर है और इसमें कहीं न कहीं जो महत्वपूर्ण योगदान देखते हैं हम जो एक तो डीमोनेटाइजेशन का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है जो कोविड-19 के अंदर जो लॉकडाउन लगा था वह भी कहीं न कहीं जो फिजिकल मुद्रा थी उसके अंदर क्या किया था कम करने में हमारे जो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, क्योंकि लोग बैंकों तक अच्छे से यानी नहीं जा पा रहे थे। ठीक है,
भी भारत के जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उन्होंने कहा है जो वित्त वर्ष 2021 में कितना था, 5,544 करोड़ था, वह अभी जो 2021-22 में जो 21-22 है उसमें बढ़कर लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 7,422 करोड़ का लेन देन डिजिटल माध्यम से हो सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो गूगल्स की जो है जिसको एक बीसीजी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में इसका जो योगदान है वह कितना 15% हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा भी जिस प्रकार से जो भविष्य जो पूर्व के अंदर हम जो प्लास्टिक करेंसी कहते थे, प्लास्टिक करेंसी यानी जिस प्रकार से हम जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स यूज़ करते थे, अब वर्तमान के अंदर वह करेंसी चेंज होकर कौन सी हो गई, डिजिटल करेंसी के रूप में हो गई है। फिर इसके अंदर सोल्यूशन ये दिया गया है भी हमें वर्तमान के अंदर जो जिसको हम क्या करते हैं भी ये जो माध्यम है कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होता है, मगर इसको हम इंटरनेट आधारित न करके कहीं ना कहीं गैर इंटरनेट आधारित इसको ऑफलाइन भी हमें क्या करना होगा, इस करेंसी को बढ़ावा देना होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी का हमें विकास करना होगा ताकि जहाँ जिन स्थानों पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर भी हम इस प्रकार की जो पेमेंट्स हैं उसका क्या कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारे आधारभूत जो सुविधा है उसके अंदर क्या करना होगा, हमें सुधार करना होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया गया जो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जिसमें हम दिखाया गया था जो ई रुपये के बारे में पूछ सकता है, यूपीएससी के अंदर प्री के अंदर भी पूछा सकता है, भी हाल ही में समाचारों में रहने वाली ई रुपये क्या चीज़ है। ठीक है, तो और इसके बाद मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सके भी डिजिटल जो मुद्रा होती है वो किस प्रकार अर्थव्यवस्था को यानी फ़ायदा पहुंचाती है, तो हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं भी कितनी ट्रांजेक्शन है। इसी के साथ हम देखते हैं भी जो आरबीआई द्वारा जो रुपये जो हम कहते हैं भी रुपए की जो छपाई होती है, नोटों की जो छपाई होती है या जो वितरण में जो खर्च होता है वह भी क्या होता है, कम हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हम आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। एक ये आर्टिकल अभी कितनी आवश्यक हो सकती है डिजिटल करेंसी, ये भी हम देख लेते हैं। क्या कहता है भी जो हम देखते हैं भी अपने जो कंप्यूटर्स जो जिस प्रकार से आरबीआई ने जो रुपये को अपनाने का महत्वपूर्ण जरूरत को भौतिक मुद्रा जो फिजिकल मुद्रा है यानी कागजी के नोटों की छपाई व प्रबंधन पर आने वाले खर्च को संदर्भित किया है। यही चीज़ है जो आरबीआई ने ये बात कही है भी जो जो नोटों पर होने वाली जो छपाई है जो खर्च है वह इससे क्या होगा, कम होगा, जो कि डिजिटल माध्यम में होगी। जिस प्रकार से जो ये जो ई रुपये है वह कहीं न कहीं जो डिजिटल करेंसी है जो बिटकॉइन की तरह है। बिटकॉइन क्या था, एक निजी करेंसी थी, और जो ई रुपये है वह कहीं न कहीं एक भारतीय करेंसी है। ठीक है, इस पे हम जो बिटकॉइन की तुलना में जो ई रुपये है उस पर हम क्या करें, अधिक भरोसा या विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बस आगे इस वितरण के बारे में कहा गया है, और इसमें कहा गया भी इसके तहत देश में जो मुद्रा की दूसरी मुद्रा का भुगतान करना भी प्रक्रिया यानी क्रॉस बॉर्डर भी पेमेंट करने के तरीके भी खोजे जा सकते हैं। यानी ये जो नई मुद्रा है या ई रुपये है उसके नए नए मुद्दे यानी स्वरूप को खोजे जा सकते हैं, जिससे हम एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में हम क्या कर से ट्रांसफ़र कर पाएँ। जिससे क्या होगा भी कि जो आज जो हमें विदेशी मुद्रा भंडार के हम फिजिकल रूप में डॉलर को हमें रखना पड़ता है, तो उसको हमें क्या होगा, उसके रखने भी की हमारी जो स्थिति है यानी क्या जो ज़रूरत है वह क्या होगी, कम होगी। ठीक है, साथ ही समय तो इसको हमें क्या करना, ऑफलाइन भी हमें क्या करना होगा, इसका विकल्प तलाशना होगा। यानी जहाँ पर जो इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ पर हमें क्या करना होगा, ऐसी सुविधाएं प्रदान करवानी होगी। ठीक है, जो ई रुपये जो बैंक में नोट की तरह ही जो बियर इंस्टीट्यूट ही होगा, यानी जिस प्रकार से जो ई बैंक है जो ई रुपये है वह एक बैंक में नोट की तरह होगा। वे जिस प्रकार के आपके बाद से यानी एक टोकन होगा, उस टोकन के माध्यम से आप यानी एक टोकन यानी जो टोकन होगा वह इस बात का प्रमाणित होगा भी आप कहीं ना कहीं जो ई रुपये है उसके क्या है, एक धारक है। और साथ ही साथ इसके एक दूसरी है जिसका हम बोलते हैं अकाउंट आधारित। अकाउंट आधारित के अंदर जो करेंसी होगी वो आपके अकाउंट के अंदर होगी, जिससे ये पता चल जाएगा भी आपके अकाउंट के अंदर कितनी करेंसी है। ठीक है, जबकि जो ई रुपये आरबीआई के नियंत्रण में हमने देख लिया, जो बिटकॉइन है वह एक निजी कंपनी यानी निजी कंपनी द्वारा चलाया गया है, जबकि जो रुपी है वह किसके द्वारा, भारतीय केंद्रीय बैंक द्वारा चलाया गया है। इसके अंदर आगे के जो यानी विश्व के जो अन्य देश हैं वह भी इस जो ई करेंसी है यानी जो पर जो डिजिटल करेंसी है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चीन ने वर्ष 2023 तक ऐसे करने की घोषणा की है, और यूरोप में वह 27 अरब डिजिटल करेंसी की योजना के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ कुछ देश हैं जिसमें नाइजीरिया है, जिसमें यानी जो जमाइका है, ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने ये चीज़ें क्या कर दी, अभी शुरू ही कर दी है। यानी अपने जो लोग हैं उनको उपलब्ध डिजिटल करेंसी है वह क्या कर दिया, प्रदान करवा दी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।